नमस्कार, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू। देखिए, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्या शाहबाद से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें लगातार आ रही है। वहां पे वो 8 जून को महारैली भी करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, मुजफ्फरपुर मामले में लगातार जो है वो बवाल बढ़ता जा रहा है, बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसके अलावा देखिए, हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा को लेकर। आज वो कहां रहने वाले हैं वो भी हम आपको बताएंगे इस आगे की वीडियो में। इसके अलावा देखिए, तेज प्रताप मामले में लालू यादव ने बड़ी चाल चल दी है, सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे डोमिसाइल नीति के खिलाफ आज पटना में महाआंदोलन होने जा रहा है। इसके अलावा देखिए, देश में जातिगत जनगणना की जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सर, क्या ये खबरें जो निकल के आ रही है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ने वाले हैं शाहबाद से, देखिए सबसे बड़ी बात है ये? ठीक है, वो आप ठीक बोल रही हैं। देखिए हाँ। सबसे बड़ी बात है कि वो चिराग पासवान की पार्टी के जमुई से सांसद और उनके बहनोई अरुण भारती लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चिराग पासवान का मन जो है सो दिल्ली में नहीं लग रहा है, बिहार में वो काम करना चाह रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका जो नारा है, जो टैगलाइन है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। तो चिराग पासवान देखिए केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, और ये निश्चित रूप से चिराग पासवान की वो बात हो रही है तो वो इस बार कहीं ना कहीं लगता है, अब जो तैयारी अंदर खाने में है कि लगता है वो चुनाव लड़ेंगे इस बार, और वह भी सामान्य सीट से लड़ेंगे। देखिए रिजर्व सीट से वो लोकसभा जीतते हैं और रिजर्व सीट के वो हैं दावेदार उनके, तो लेकिन इस बार सामान्य सीट से लड़कर के एकदम स्पष्टता के साथ वह मैसेज भी देना चाह रहे हैं विपक्ष हो पक्ष हो सबको और आम आवाम को कि देखिए उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी पहचान जो है वह बिहार में किस तरीके से है। और वही वह इस बार कहीं ना कहीं आपने देखा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, उन्होंने कहा कि नवादा से किसी भी सामान्य सीट से लड़िए। उसी तरह से अब कहा जा रहा है कि शाहाबाद की किसी सीट से वह लड़ेंगे। और आप देख भी रही हैं कि 8 जून को एक बड़ा सम्मेलन आपको होने जा रहा है, वह एक बड़ी तैयारी है 8 जून को। तो ये कहीं ना कहीं, और 8 जून को देखिए सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी की नहीं है तैयारी, 8 जून को एनडीए के घटक दल है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, वह भी मुजफ्फरपुर में एक बड़ा सम्मेलन, बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। तो ये कुछ न कुछ एनडीए में कुछ न कुछ हो रहा है। और देखिए चिराग पासवान जब लड़ेंगे तो वह मजबूती से लड़ेंगे। हालांकि यह कहा जा रहा है कि एनडीए की मजबूती ही उनसे मिलेगी चुनाव लड़ने से, और चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। कई बार चिराग पासवान ने भी इस बात को कहा है। बिल्कुल। तो लेकिन यह तो अलग विषय है, लेकिन जब चिराग पासवान लड़ेंगे तो क्या वह नीतीश कैबिनेट में शामिल होने के लिए लड़ेंगे, यह आम आवाम की यह जानना चाहता है। तो निश्चित रूप से जब वो लड़ेंगे तो, और चुनाव जीतेंगे भी, उसमें भी कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है। जो उनकी पॉपुलैरिटी है, जो उनकी पहचान है, तो एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है कि चिराग पासवान इस बार चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव की सीट का उनका अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद ही पता चलेगा कि चिराग पासवान किस सीट से, यानी ये अभी मतलब फाइनल नहीं हुआ है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। वो तो उनकी पार्टी की देखिए प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी यह एजेंडा था और सर्वसम्मत से वह पारित भी किया गया कि चुनाव रिजोल्यूशन भी आया, प्रस्ताव भी आया कि नहीं, चिराग पासवान को इस बार बिहार विधानसभा 2025 का जो आम चुनाव हो रहा है उसमें उनको लड़ना चाहिए। तो ये मुहर वहां लगी हुई है, उसमें कहीं कोई इफ बट और दो तरह की बात नहीं है। लेकिन अब फैसला चिराग पासवान को ही करना है कि चिराग पासवान किस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। यानी ये तो चिराग पासवान ने मूड बना लिया है कि वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, इसके अलावा मुजफ्फरपुर जो सर कांड हुआ है, इसमें क्या कुछ अपडेट अभी तक निकलकर सर सामने आया? देखिए, मुजफ्फरपुर में निश्चित रूप से कुढ़नी की बच्चियां थी, जो नाबालिग बच्ची थी, उसका बीते दिन पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो सो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई बच्ची की, और वो दलित बच्ची थी। इस बात को लेकर के उस पर जो है सो सरकार, जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ी कार्रवाई भी की है पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के। और देखिए अब तो यह भी कहा जा रहा है कि उसके लिए 3 डायरेक्टर जो होते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, उसके लिए कमिटी भी मंगल पांडे ने गठित कर दिया है।
और अब तो कहा जा रहा है कि चार्जशीट होगा, उसके बाद स्पीडी ट्रायल होगा, जो अपराधी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मंगल पांडे भी कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री, और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं। लेकिन सर तेजस्वी यादव खुलासा कर रहे हैं कि ये सब लीपापोती है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं तो वह कह रहे हैं कि देखिए वह भी इस घटना, जब ये घटना प्रतिवेदित हुई, जब हो गई, तो आपको तेजस्वी यादव की पार्टी ने पटना में बीते दिन प्रदर्शन किया था। पूरे पार्टी के प्रदेश कार्यालय से लेकर के आपको इनकम टैक्स चौराहा तक महिला मोर्चा की ओर से उनका प्रदर्शन था, और उसी दिन वह मुजफ्फरपुर गए थे। पीड़ित परिवार से तेजस्वी यादव ने मुलाकात भी की थी। उसके बाद वह कह रहे हैं कि देखिए, सरकार गूंगी बहरी सरकार है, अपराध बढ़ा हुआ है, और जो सो जिस तरीके से दलित बच्ची के साथ हुआ, उसमें जो एक्यूज हैं, यह किसी को सस्पेंड करना, किसी को निलंबित करना, यह लीपापोती की बात कर रहे हैं। खाना पूर्ति है, लीपापोती है। और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जितनी बात मजबूती से कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष का वो जिम्मेवारी, और देखिए इस बार आम चुनाव होना है, इसलिए एक एक बिंदु को जो है सो मजबूती के साथ विपक्ष उठाएगा। और राजद जो है सो बड़ी पार्टी है विपक्ष में, और लीडर ऑफ अपोजिशन है तेजस्वी यादव, तो इस लिहाज से इस बात को वह उठा रहे हैं मजबूती के साथ, और तमाम तरह की बात कर रहे हैं कि यह खाना पूर्ति है, लीपापोती। सर इसमें पीछे नहीं है कांग्रेस? बिल्कुल, कांग्रेस ने तो इसको सबसे पहले, इस मामले को अगर यदि कोई उजागर किया तो ये कांग्रेस है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, तो आपने देखा भी था, उसका पूरा बिहार गवाह है कि किस तरीके से पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस बच्ची को भर्ती कराने के लिए जद्दोजहद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को करना पड़ा, और तमाम जो सो कांग्रेस के कार्यकर्ता माने वहां बैठे रहे पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, उस बच्चिया को भर्ती कराया। उसके बाद भी जो निधन हो गया, राजेश राम जिस तरीके से, जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, वह दलित समाज से आते हैं, वह भुकार पार के रो रहे थे कि देखिए किस तरीके की व्यवस्था है, चरमरा गई है। तो यह निश्चित रूप से यह दुखद पहलू तो है, इसमें कहीं ना कहीं मानवता भी इसमें शर्मसार आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से निर्दयी पूर्वक जो है सो उस बच्चिया के साथ में जो घटना घटी है, उसमें स्टैबिंग किया गया, ये गला, तो यह सब अब कहने वाली बात नहीं है, बहुत ही दर्दनाक है। आज तो विजय सिन्हा सर डिप्टी सीएम वहां जा रहे हैं। हाँ, देखिए विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, जो जानकारी छान करके आई है, वह जो है सो जाएंगे कुढ़नी और पीड़ित परिवार से संभवतः मिलेंगे। देखिए यह मिलना अलग बात है, लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस ने आपको राज्यपाल से मुलाकात की, प्रदेश अध्यक्ष गए, तमाम नेता गए, राज्यपाल से, आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करके वो ज्ञापन भी दिया, बात भी बताया कि किस तरीके से लैप्सेस हुआ है, कहाँ पर जो है सो ये हुआ है। और इतना ही नहीं, जनसुराज के जो है सो प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, वह भी राज्यपाल से मिले थे। जनसुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती, वह भी गए थे, वह भी जाकर राज्यपाल से मिले थे। तो यह एक बड़ा मामला आपको बिहार में इस बार आम चुनाव होना, बार बार कह रहे हैं कि यह एक बड़ा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और इसके बाद कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर के पास जाकर के वहां पर भी प्रदर्शन किया, घर का घेराव किया, और वहां पर भी उपद्रव, जितना माने राजनीतिक रूप से आप समझिए, वहां पर मचाया। तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है निश्चित रूप से कि यह इस मामले को लिपापोती सरकार कर रही है, जो विपक्ष कह रहा है, या सरकार जो है सो ट्रांसपेरेंसी के साथ इसकी जांच कर रही है। यह देखने और समझने वाली बात है, क्योंकि अब चुनावी मौसम है, आने वाला है, कुछ 2-4 महीने के बाद में, आपको 2 महीने के बाद में चुनाव की आपको शुरू हो जाएगा, उससे पहले आचार संहिता लगेगा। तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं यह समझना पड़ेगा कि यह मामला कहाँ जा रहा है। तो सर कहीं ना कहीं बिहार में फिर आउट ऑफ जो क्राइम है वो बाहर होता जा रहा है। देखिए निश्चित रूप से जो विधि व्यवस्था यहाँ पर है, जितना पुलिस जो है सो सख्त होती हुई दिखाई पड़नी चाहिए, उतनी दिखाई नहीं। या फिर ऐसे कह लिया जाए, जो विपक्ष कह रहा है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, तो यह भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। और देखिए, आपको इन्हीं सब बातों को थोड़ा सा देखिए कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको जो है सो चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको पत्र लिखना पड़ा कि इस जो कुढ़नी की जो घटना, जो द्रवित करने वाली घटना है समाज पर, तो वो पत्र लिख करके एक्शन लेने की बात कही कि एक्शन लिया जाए। यह कैसे ऐसा हो गया? तो यह अब केंद्रीय मंत्री भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मौन रहना गलत है, कहीं ना कहीं बिल्कुल जघन्य अपराध है। देखिए, अब तो चिराग पासवान पार्ट एंड पार्सल है, डबल इंजन की सरकार है केंद्र और बिहार में, इस बात को समझना पड़ेगा। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी के कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई एमएलसी नहीं है यहाँ पर,
लेकिन जब केंद्र में मंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में है, तो वो निश्चित रूप से वह मुख्यमंत्री, वह उनकी जवाबदेही है एनडीए के पार्टनर होने के नाते। चिराग पासवान ने पत्र लिखा है और इस पर कहा है कि उस पर त्वरित कार्रवाई करें और जो भी बन पड़ता है उसको किया जाए। तो विपक्ष लगातार सर हमलावर है सरकार पर। अब बात करेंगे प्रशांत किशोर को लेकर। बिहार बदलाव जो रैली है उसके तहत आज वो छपरा में रहने वाले हैं। देखिए, प्रशांत किशोर बीते दिन भी वह सारण में अपना कई सब गांवों का दौरा कर रहे हैं बिहार बदलाव रैली को लेकर के। जन सुराज के संस्थापक हैं। आज वह छपरा में रहेंगे। छपरा शहर में वो देखिए शपथ दिलवा रहे हैं कि हमको भ्रष्टाचारी को हटा देना है। नीतीश कुमार की ओर इशारा उनका है। हमको जैसे जंगल राज से मुक्ति पाना है, वैसे लोगों को वोट नहीं करना है। तो वह आम आवाम से शपथ ग्रहण करवा रहे हैं, शपथ दिलवा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि ये कैसे होगा, क्या होगा। ये एक बड़े बदलाव की तैयारी में प्रशांत किशोर हैं। और देखिए, आपने देखा भी था कि जो बीते दिन जो विधानसभा के 4 उपचुनाव हुए उस पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ा। और अब देखिए, प्रशांत किशोर पूरे बिहार में फिर से दौरा कर रहे हैं और मजबूत स्थिति बनाने की हर तरह की कवायद में लगे हुए। वो ऑप्शन देने की बात हो रही है कि भाई एनडीए और इंडिया, तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या होगा। तो निश्चित रूप से जनसुराज उस लिहाज से उस दौड़ में बना हुआ है। यानी जनता उधर रुख कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। देखिए, चुनाव में तो आदमी ऑप्ट करता है ना कि अब मान लीजिए जंगल राज से भी लोग पीड़ित है, आपको एनडीए से भी जो पीड़ित है, जो दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे में निश्चित रूप से जनसुराज के संस्थापक जो प्रशांत किशोर की छवि एक अलग छवि है, तो वो निश्चित रूप से जनता उन पर भरोसा कर सकती है। तो तेज प्रताप मामले में सर ये चल रहा है कि लालू यादव पर बड़ा आरोप लगा है, क्या कुछ वो मामला है? नहीं, देखिए, तेज प्रताप यादव को जिस तरीके से कार्रवाई की गई, वो कार्रवाई करके लालू प्रसाद यादव ने उनको पार्टी से निष्कासित भी कर दिया 6 साल के लिए, जो परिवार उनके से परिवार से भी और पार्टी से भी। तो ये एक बात तो समझने वाली है कि तेज प्रताप यादव पर जो पार्टी से निकाल दिया गया, परिवार से उनको बेदखल कर दिया गया, तो अब उस पर जीतन राम मांझी जो दलित समाज से आते हैं और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक हैं, उन्होंने कहा है कि यह जो है सो लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं वह लीपापोती कर रहे हैं। इस पर जो है सो वह उनकी पूर्व की जो ऐश्वर्या राय, जो पहले उनकी पत्नी से जिनके साथ को लेकर के तेज प्रताप का चल रहा है, कोर्ट में मामला है, तो वो कह रहे हैं कि संपत्ति को लेकर के संपत्ति नहीं देना पड़े, इस लिहाज से उनको माने लालू प्रसाद यादव ने उनको परिवार से बेदखल करने की बात कही है। तो ये जीतन राम मांझी का आरोप है एक तरीके से। लेकिन अब देखिए, सवाल ये है कि जब विवाद हो गया इतना बड़ा, तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव को उनको पार्टी से और घर से भी बेदखल किया है। तो ये अब देखिए, ये हम बार बार एक बात कहते हैं कि इस बार विधानसभा का आम चुनाव होना है, इस लिहाज को उसको समझना पड़ेगा कि कैसे आपको इधर से उधर गोलबंदी होगी। इसी को लेकर के घेराबंदी हो रही है, इसी को लेकर के। और अब तो और भी एक बात है कि बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी AIMIM वह भी जो है सो महागठबंधन की ओर इशारा कर रही है कि महागठबंधन में हम शामिल होंगे, महागठबंधन प्रस्ताव। तो वह देखिए, और उन्होंने कह भी दिया है कि राजद जो महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में बड़ी पार्टी है, बिहार में ड्राइविंग सीट पर है, वो उनको इस पर निर्णय लेना है कि ओवैसी की पार्टी को, AIM को जो है सो हमको अंदर करना है कि नहीं, कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है उनको लेना है। तो यह अब देखिए, लड़ाई जो है सो दो तरफा होगी एनडीए और इंडिया में। अब इस पर जब सब दल मजबूत हो जाएगा, जब वक्त संशोधन विधेयक को लेकर के आप समझ रहे हैं जितनी नाराजगी है अल्पसंख्यकों में, तो इस लिहाज से इसको समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी गोलबंदी होती हुई दिखाई पड़ रही है ओवैसी की पार्टी की एंट्री अगर यदि महागठबंधन में होती है तब। हाँ, वो तो साफ कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो कुछ बड़ा गठबंधन में शामिल होना होगा। बिल्कुल। तो अब बात करेंगे डोमिसाइल नीति को लेकर। आज पटना में महाआंदोलन होने जा रहा है, सर क्या कुछ होने वाला है? देखिए, डोमिसाइल नीति जो आपको जो शुरू से तेजस्वी यादव भी इस बात को कहते रहे कि हमारी सरकार बनेगी तो डोमिसाइल नीति खत्म हो जाएगी, खत्म कर देंगे। तो निश्चित रूप से डोमिसाइल नीति को लेकर के आज जो है सो पटना कॉलेज से एक प्रदर्शन निकलने वाला है, एक घेराबंदी और बड़े बड़े जुटान की बात कही जा रही है। छात्र नेता दिलीप हैं, वह करेंगे। तो वो अब देखने वाली बात होगी कि यह जो उनका प्रदर्शन होगा, यह जो मार्च होगा, वह कहाँ तक जाता है, पुलिस का क्या रिएक्शन होता है, यह सबसे समझने वाली बात है। लेकिन डोमिसाइल नीति को उनका जो दिलीप जो छात्र नेता, उनका कहना है कि डोमिसाइल नीति के रहने से बिहार के छात्रों को
जो सो नौकरी नहीं मिल रही है, उनके साथ गलत हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया जाए। और देखिए, इस बार चुनावी साल है, चुनावी मौसम अब कुछ दिन में शुरू होगा, हम बार बार इस बात को कहते हैं। तो ऐसे में डोमिसाइल नीति एक बड़ा कंटक के रूप में बड़ा मुद्दा बन सकता है। बड़ा मुद्दा बन सकता है डोमिसाइल नीति बिहार विधानसभा चुनाव में। इसके अलावा देखिए, बात करेंगे देश में जातिगत जनगणना की जो तारीख है वो आ गया है। कितने चरणों में होने वाली है सर ये जातिगत जनगणना? केंद्र सरकार का ही है जातिगत जनगणना कराने का। नरेंद्र मोदी ने बड़ा एक ये किया है, तो ये फैसला लिया है। तो 2 चरणों में जातिगत जनगणना होगी। अब ये 1 अक्टूबर से पहले चरण की होगी 2026 में, जबकि दूसरे चरण की 1 मार्च 2027 यानी कि अगले साल। हाँ, अगले साल। सब अभी तो नहीं होना, फरवरी में होगा, माने अक्टूबर में होगा पहला चरण, उसके बाद जो है सो मार्च में होगा, 1 मार्च से 27 से। और ये देखिए, फर्स्ट फेज इसका जो होगा, पहला चरण जो होगा, जो 1 अक्टूबर से कहने की बात हो रही है 2026 से, वह उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर में जातीय जनगणना कराने की बात कही जा रही है। तो यह एक निर्णय है। अब देखने वाली बात होगी कि यह जब होता है तो ये क्या निकल करके आता है। कितना बदलाव होगा सर? देखिए, निश्चित रूप से जातीय जनगणना होगी तो ये जिसको जो देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो आपको जो आम आवाम है, जो कि इसका आपको जो दिहाड़ी मजदूर हैं या किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, तो यह भी लोगों को पता चलेगा कि वो उस जाति के लोग कितने हैं। और देखिए, उसके बाद एक चीज और होगा, जब जातीय गणना होगी तो फिर आपको जो चुनाव की बात होगी उसमें अब उस आधार पर डिमांड होगा कि हमारी जाति की संख्या इतनी है तो हमको दिया जाए प्रतिनिधित्व। तो यह एक कुछ देखिए, जातिगत जनगणना होने के बाद तो कई सारे सवाल उठेंगे। उसके बाद फिर आपको स्ट्रक्चरल जो चीज दिखाई पड़ता है उसमें भी आपको बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जातिगत जनगणना जो है वो 1 अक्टूबर 2026 से यानी कि पहला चरण शुरू होने वाला है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में होगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।